जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने कैपिटल गेन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि सर अगर डेप्रिसिएबल असेट होगा तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे। जो हमने पहले देखा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, जो हमने जिस टाइम किसी भी एसेट को परचेज किया, परचेज करते टाइम जो मेरा पैसा गया वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और अगर हमें कोई एसेट फ्री में मिल गया है, गिफ्ट में, विल में, है ना, या किसी ने इनहेरिटेंस में मिल गया, तो उसमें हम प्रीवियस ओनर के देखते थे, प्रीवियस ओनर का क्या था कॉस्ट ऑफ असेट, वही हमारे लिए डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाता था। लेकिन सर अगर डेप्रिसिएबल असेट की बात करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में तो हर बार उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इस केस में हम इसको समझने जा रहे हैं। सेक्शन 50 इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ डेप्रिसिएबल असेट्स but not applicable in case of transfer of a depreciable asset by a power generating unit claiming depreciation on the basis of straight line basis method। जो पावर जनरेटिंग यूनिट है जिसके हमने बारे में पीजी में पढ़ा था, वो जो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से क्लेम कर रही है, उनके लिए बात नहीं हो रही है, ये अदर देन पावर जनरेटिंग यूनिट के लिए बात हो रही है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 50 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन लॉस कैन बी मेड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ डेप्रेसिबल असेट ओनली इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। तो दो सिचुएशन में यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन रिटर्न डाउन वैल्यू WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इज जीरो। लास्ट डे प्रीवियस ईयर का कौन सा होगा, 31 मार्च का। 31 मार्च के दिन अगर WDV ब्लॉक ऑफ असेट का जीरो है, क्या है, जीरो है, तो क्या मानेंगे हम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। मान लेते हैं 1 लाख, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 5,000, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट सेम ब्लॉक एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो उस ब्लॉक का जो ओपनिंग के टाइम पे जो था और फिर उसमें कुछ ऐड हमने किया, कुछ खरीदा है तो वो भी ऐड कर देंगे। ये सब मिलके जो आएगा वो हम इसमें से घटा देंगे, जो आएगा फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव, अगर ये सब करने के बाद, ये सब घटाने के बाद अगर नेगेटिव में आ जाता है तो 50-51 इज नॉट एप्लीकेबल एंड कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो फिर कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। नाउ व्हेन ब्लॉक ऑफ असेट इज एम्प्टी ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, अब क्या है, ब्लॉक ऑफ असेट ही खाली है, ब्लॉक ऑफ असेट एम्प्टी है, तो उस केस में क्या करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 5,000, WDV जो बिगिनिंग का होगा मान लेते हैं 50,000, फिर हमने कुछ खरीद लिया उसी में तो 20,000, 70 20 75, तो 75 एक साथ हम घटा देंगे तो मेरा ये आ जाएगा 25K। पॉजिटिव है तो ये गेन आ जाएगा और नेगेटिव है तो लॉस आ जाएगा। नोट, इफ अ डेप्रिसिएबल असेट इज ट्रांसफर्ड एंड द केस डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दिस टू सिचुएशन, मतलब डेप्रिसिएबल असेट को ट्रांसफर किया जा रहा है और जो केस है वो दो में फॉल नहीं हो, मतलब या तो वो एम्प्टी नहीं है और या फिर उसकी वैल्यू WDV की जो लास्ट डे है प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो फिर कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो फिर कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी। कैपिटल गेन की बात तभी आएगी जब लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर या तो वो ब्लॉक एम्प्टी है, या तो ब्लॉक ऑफ असेट एम्प्टी है, खाली है, या फिर ब्लॉक ऑफ असेट की जो WDV है लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे जीरो है, तभी कैपिटल गेन की बात आएगी, अदरवाइज कैपिटल गेन की बात नहीं आएगी डेप्रिसिएबल एसेट के केस में। B, it is not necessary that depreciation is allowed for the year under consideration. If the depreciation is allowed in the current year or any of the earlier, the above provision of section 50 would be applicable. Depreciation कभी भी अगर applicable है ना उस सेट पे तो section 50 अप्लाई हो जाएगा। Now C, for the purpose of section 50, it is not necessary that the asset should be put to use. सेक्शन 50 के लिए ज़रूरी नहीं कि असेट का यूज होना बहुत ज़रूरी है, पुट टू यूज के लिए हमने उस वाले PGBP में देखा था, यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। इन द अबव टू सिचुएशन द कैपिटल गेन और लॉस इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, यहाँ पे कैपिटल गेन और लॉस कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता क्योंकि हर साल इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा वो हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म रहने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। While deducting actual cost from this sale consideration to compute capital gain or loss, any depreciable asset which is acquired otherwise than by account pay check
यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक्स और थ्रू बैंक अकाउंट पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000 देन सच पेमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन और लॉस। मतलब ये है कि आपने जब कोई असेट खरीदा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, अगर उसकी पेमेंट आपने 10,000 से ज़्यादा अगर कैश में कर दिया है तो फिर वो कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब 50 लाख का असेट परचेज किया, 20 लाख हमने कैश में दे दिया, मतलब 10,000 से ज़्यादा हो गया ना, तो हम 20,000 को वो कॉस्ट में नहीं करेंगे ऐड। आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है नेट 30 ही मानेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि भैया आप जो भी परचेज करो उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू करो। बैंक के थ्रू अगर कैश में कर रहे हो और 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर दी ना, तो फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली हमें नुकसान हो जाएगा। 50 लाख का हमने एसेट खरीदा है, 20 लाख हमने कैश में दे दिए, वो बोलेंगे 20 लाख हम एसेट कॉस्ट मानेंगे ही नहीं, तो 30 लाख ही उसकी कॉस्ट होगी। मैं बेच रहा हूँ 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ में मैं 30 लाख ही घटा पाऊंगा। और अगर वो पूरा का पूरा 20 लाख अगर हम बैंक के थ्रू करते तो 30 और प्लस 20 50 की मेरी कॉस्ट हो जाती, तो 1 करोड़ में से 50 लाख घटा देता, तो मुझे नेट किस 50 पे ही टैक्स देना होता। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि भाई अगर कैश में अगर आपने दे दिया 10,000 से किसी को ज़्यादा, तो उसको हम कॉस्ट में नहीं मानेंगे, तो इससे मेरा नुकसान ये हो जाएगा कि 100 करोड़ माइनस सिर्फ 30 करोड़, तो 70 करोड़ पे मुझे कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा। अगर मैं वहाँ बैंक से देता तो मुझे सिर्फ 50 करोड़ पे ही कैपिटल गेन का टैक्स देना होता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मतलब प्रमोट करना चाहते हैं कि भाई ये कैश वैश बंद करो यार, सीधे बैंकिंग सिस्टम में आ जाओ, बैंकिंग चैनल में आ जाओ, जो चेक ड्राफ्ट इशू करो और ऐसे करके आप अपने बेनिफिट्स लो। नाउ एफ, when a single asset like the building is transferred, consideration has to be a portion between the depreciable portion, that is superstructure, and the non depreciable for implementing section 50। अगर बिल्डिंग ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसमें आपको अगर डेप्रिशिएशन और नॉन डेप्रिशिएशन वाला जो पोर्शन है वो अलग करना पड़ेगा, अगर सेक्शन 50 तभी अप्लाई होगा। तो जिस पे मतलब बिल्डिंग में जिस चीज़ पे डेप्रिशिएशन एप्लीकेबल है उस पर डेप्रिशिएशन, अदरवाइज फिर नॉन डेप्रिशिएशन वाले तरीके से जाएंगे। अब हम एक अलग और सेपरेट सेक्शन देखने जा रहे हैं, एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्या होता है कि आप किसी से डील करते हो कि भाई मुझे ना ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको ये लो अपना टोकन अमाउंट पकड़ लो, इसको बयाना बोलते हैं हिंदी में, या फिर टोकन मनी पकड़ लो। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चलो जी 10 लाख रुपए रख लो, मैं बाकी 90 लाख जिस टाइम रजिस्ट्री होगी मैं आपको दे दूंगा। अब क्या हुआ, आप जब रजिस्ट्री के टाइम पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हो, सॉरी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से वो 10 लाख रुपए आपके वो रख लेगा। मैंने जो एडवांस उसको 10 लाख रुपए दिया है ना किसी से, मैं जब खरीद रहा हूँ तो मेरा रख लेगा, फिर अपोजिट अपने ऊपर लेते। मैंने किसी से प्रॉमिस किया मैं तुम्हें ये माल मतलब ये एसेट बेच दूंगा, मुझे तुम 10 लाख रुपए दे दो। अब वो सामने वाला मुकर रहा है कि नहीं नहीं मुझे आपसे नहीं खरीदना है, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया नहीं खरीदना, तो ये 10 लाख तुम्हारे गए। तो ये जो एडवांस पैसा आपने 10 लाख रुपए लिया अपने एसेट बेचने के बदले, और अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है और आप वो कह रहे हैं वो 10 लाख रुपए मैं तुझे वापस नहीं दूंगा, तो जो 10 लाख आपने अपने पास रख लिए उसको बोलते हैं फॉरफिट कर लेना। जो एडवांस अमाउंट आपने लिया उसको आपने अपने पास जब्त कर लिया, रख लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा है, आप जितना अमाउंट फॉरफिट करोगे ना तो आपकी असेट की जो कॉस्ट है या तो हम कॉस्ट में से घटा दें या फिर सेल कंसिडरेशन मान ले। तो देखते हैं क्या होता है। एडवांस मनी फॉरफिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14-15 और एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 2014-15 या उससे बाद से अगर आप एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कर देंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाता था, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट विच द असेट वाज एक्वायर्ड। उससे पहले कॉस्ट से घटा देते थे या रिटर्न डाउन वैल्यू से घटा देते थे या फेयर मार्केट वैल्यू से घटा देते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करते टाइम। मतलब ये जो 10 लाख है मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग मान लेते हैं 50 लाख है, तो मैं 50 में से 10 घटा के मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी, मैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी सिर्फ 40 लाख। ये 2013-14 या उससे पहले होता था। लेकिन 14-15 के बाद क्या हो गया कि भैया आपने जितना भी एडवांस मनी फॉरफिट किया है ना, हम ये मान लेंगे उसे कि वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप कॉस्ट जितनी आपकी ओरिजिनल है वैसी ही रहेगी, आप बस इस 10 लाख को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओ और आप मुझे टैक्स दे दो, खत्म कहानी। तो ये था कॉन्सेप्ट एडवांस मनी फॉरफिट का। आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट। ये सेल्फ जनरेटेड असेट क्या होते हैं, जैसे कि जनरली आपकी गुडविल होती है, कोई
पेटेंट हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई ब्रांड नेम हो गया, है ना, इन सब को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड असेट। तो ऐसे केस में क्या करें सर, जब सेल्फ जनरेटेड असेट में मेरी कॉस्ट का कैसे कंप्यूटेशन होगा, इम्प्रूवमेंट की बात कहाँ से आएगी। सेल्फ जनरेटेड असेट में तो मुझे गुडविल के बदले जितना पैसा मिल रहा है पूरा का पूरा वो टैक्स हो जाएगा। देख लेते हैं। एन असेट विच डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू द असेट, सी गुडविल बनने में क्या कॉस्ट, उसकी डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती इन टर्म्स ऑफ मनी इन इट्स क्रिएशन और एक्विजिशन इज अ सेल्फ जनरेटेड असेट। तो फिर जब सेल्फ जनरेटेड असेट हो तो उस केस में क्या करें, व्हेन अ सेल्फ जनरेटेड असेट इज ट्रांसफर्ड, जब सेल्फ जनरेटेड असेट ट्रांसफर किया जाएगा, द फॉलोइंग स्पेशल रूल्स आर एप्लीकेबल, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहला, गुडविल ऑफ ए बिजनेस नॉट अ प्रोफेशन, प्रोफेशन की गुडविल की बात नहीं हो रही है, बिजनेस के गुडविल की बात हो रही है। राइट टू मैन्युफैक्चर, produce any article, thing or right to carry on any business or profession. In the case of transfer of these capital assets, cost of acquisition and improvement are taken as nil. तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको क्या मान लेंगे, नील। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर आर हाउएवर डिडक्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो ट्रांसफर करते टाइम अगर कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हो रहा है, वो तो घटा देंगे। जैसे मान लेते मैं अपनी गुडविल ऑफ बिजनेस बेच रहा हूँ 50 लाख में, अब माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर पे हो सकता है 10,000 रुपये मेरे खर्च हो गए, लेकिन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या मानेंगे, नील। ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं। सेल्फ जनरेटेड एसेट और भी होते हैं, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आर्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस। इस केस में भी क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे, नील, वो नील हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आवर हाउएवर डिडक्टेबल ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर या एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है वो आप एक्चुअल बेस पे घटा सकते हो। लेकिन उससे पहले गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील लेंगे, लेकिन ट्रेडमार्क और के केस में क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर जो भी आपका हुआ है वो आप घटा सकते हो। इसके अलावा सर अगर कोई बच जाता है, एनी अदर सेल्फ जनरेटेड असेट इन द केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ एनी अदर सेल्फ जनरेटेड कैपिटल असेट, कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसके अलावा अगर कोई सेल्फ जनरेटेड असेट है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा, उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा। इट इज टू बी नोटेड दैट इवन इफ द अबव मेंशन्ड सेल्फ जनरेटेड एसेट आर एक्वायर्ड बिफोर अप्रैल 1, 2001, अगर ये सारे के सारे एसेट जो हमने ऊपर पढ़े हैं अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर्ड हुए हैं, द ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द सेट डेट इज नॉट अवेलेबल। तो जो ये फेयर मार्केट वैल्यू में अडॉप्ट करते हैं ना 2001, 1, 2 का, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो वो अवेलेबल इसके केस में नहीं रहेगा। अब आगे देख रहे हैं हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिस्क्लोज अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। हम क्या देख रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे हैं ऐसे एसेट का जो डिस्क्लोज कर दिया गया इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। 2016 में एक इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लेके आई गवर्नमेंट कि भैया अगर आपने कोई छुपा के कोई प्रॉपर्टी रखी है तो यहाँ डिस्क्लोज कर दो, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। तो ऐसे में लोगों ने खूब डिस्क्लोज किए। For asset disclosed under income declaration scheme 2016, fair market value of the asset declared under the scheme on January 1, 2016 on the basis of tax, surcharge and penalties paid under the scheme is taken at the cost of acquisition। मतलब ये कि 1 जून 2016 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जिस पे आपने टैक्स दे दिया, सरचार्ज दे दिया, पेनल्टी दी, ये सब आपकी क्या होगी, वही जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी, जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे आपने टैक्स पे किया, सरचार्ज पे किया, पेनल्टी पे किया, मतलब ये कि टैक्स पे करने के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू ली गई 1 अप्रैल 2016 को ऐसी प्रॉपर्टी को, 1 जून 2016 को ऐसी प्रॉपर्टी की जो आपने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब आपने छुपा के रखा उस प्रॉपर्टी को। एक स्कीम आया इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016, उसमें आपने 1 जून 2016 को बहुत सारे असेट को डिस्क्लोज कर दिया। फिर उस असेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1 जून 2016 को, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर वो वाली जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे, मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स है, कंपनी ने बोल दिया कि जिस जिसके पास 100 शेयर्स है ना, मैं उसको 10 शेयर्स और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ एज ए बोनस। तो आपके लिए तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या हो गई, नील,
आपने तो परचेज किया नहीं, आपको तो फ्री में मिल गए। तो वही चीज़ है, इफ बोनस शेयर्स वर अलॉटेड प्रायर टू अप्रैल 1 2001 द फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 इज टेकन एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर बोनस शेयर्स है आपके पास, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 को उन शेयर्स का होगा वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इफ बोनस शेयर्स आर अलॉटेड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2001, अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं, 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन एज निल। तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान लेंगे, निल होगा, क्योंकि मुझे तो उसके बदले पैसा देना ही नहीं है किसी को। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।